नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज आप लोगों के बीच में मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मध्यकालीन भारत का। ये है मोहम्मद गौरी के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में कि मोहम्मद गौरी कौन थे, ये कहाँ से आए और हमारे भारत में किस तरह से इन्होंने आक्रमण किया और ये किस तरह से मुस्लिम राज्य का विस्तार किया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी कौन थे और ये कहाँ से आए थे। तो मोहम्मद गौरी, सबसे पहले इसका हम परिचय जान लेंगे कि ये मोहम्मद गौरी जो है ये गौर प्रदेश से, यहाँ गौर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जब हम लोग मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़े थे नेक्स्ट क्लास में, जब मोहम्मद गजनवी की जो है मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है यहाँ जो है मोहम्मद गौरी का क्या होता है, मोहम्मद गौरी का जो यहाँ दबदबा बढ़ जाता है। तो मोहम्मद गौरी जो है ये गौर प्रदेश, ये जो है यहाँ से हमारे भारत में सबसे पहले मुल्तान क्षेत्र में आक्रमण करते हैं। कहाँ क्षेत्र आक्रमण करते हैं? तो मुल्तान में। ये मुल्तान में सफल आक्रमण करते हैं। उसके बाद जो है धीरे धीरे ये भारत में घुसते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में पूरा विस्तार से समझते हैं कि मोहम्मद गौरी का क्या परिचय है। मोहम्मद गौरी जो है इनके पिताजी का क्या नाम था और ये जो है किस तरह से अपने भारत देश में मुस्लिम साम्राज्य का जो है विस्तार किया। आइए हम लोग जानते हैं परिचय। सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं इसका। ये जो है कुतुबुद्दीन हसन, कुतुबुद्दीन हसन इनके पिताजी थे। कुतुबुद्दीन हसन के जो थे 6 पुत्र थे। कितने पुत्र थे जी? 6 पुत्र थे। ये कुतुबुद्दीन हसन के जो है 6 पुत्र थे, जिसमें एक मोहम्मद गौरी उभर के आगे आता है। ये मोहम्मद गौरी जो है बहुत शक्तिशाली और बहुत ही क्रूर शासक के रूप में आगे आता है। तो मोहम्मद गौरी का जो है पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इन्होंने जो है मुस्लिम राज्य की स्थापना की, भारत में जा आके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। तो आइए इसका हम पहला आक्रमण देखते हैं। तो इन्होंने जो पहला आक्रमण किया, प्रथम आक्रमण, ये मुल्तान क्षेत्र पे किया। इस जगह पे किया, मुल्तान क्षेत्र जो अफगानिस्तान में पड़ता है। ये मुल्तान क्षेत्र में आक्रमण करता है और यहाँ जो है ये विजय प्राप्त करता है। ये यहाँ सफल आक्रमण होता है इसका, ये यहाँ से जीत जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी जो है वो यहाँ से अब गुजरात के क्षेत्र में आक्रमण करना चाहते हैं। यहाँ गुजरात के क्षेत्र में घुसना चाहते हैं। ये मोहम्मद गौरी जो है गुजरात में आक्रमण करते हैं और यहाँ इसका सामना होता है भीम द्वीप से। ये जो है भीम द्वीप से इसका सामना होता है। तो इसमें जो है मोहम्मद गौरी की पराजय हो जाती है और ये प्रथम पराजय होती है मोहम्मद गौरी की। ये जो है भीम द्वीप जो है इन्हें पराजित कर देता है और भीम द्वीप का यहाँ जो है साथ देती है नाइक देवी नामक एक महिला होती है, जो बहुत प्रतापी महिला होती है, जो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और इसको युद्ध में जो है सहायता करती है और इसमें जो है मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। उसके बाद ये भीम द्वीप जो थे ये चालुक्य वंश के से बिलोंग करते थे। इस समय चालुक वंश जो एक राजपूत वंश है जिसमें भीम द्वीप शासन कर रहे थे, जिस समय मोहम्मद गौरी आक्रमण करते हैं। मोहम्मद गौरी यहाँ से आके ऐसे करके आक्रमण करने का कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से सफलता प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद मोहम्मद गौरी जो है 1191 ईस्वी में ये जो है दूसरा आक्रमण करते हैं। 1191 ईस्वी में पहला तो हो गया 1178 ईस्वी में। कितना दोस्तों? 1178 ईस्वी में, जहाँ मोहम्मद गौरी की भारत पर क्या होती है, प्रथम पराजय होती है। यहाँ मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। अब दूसरा आक्रमण करते हैं, इसे हम लोग प्रथम तराइन का युद्ध करते हैं। ये जो है चौहान वंश से युद्ध करते हैं। ये राजस्थान के क्षेत्र में, अजमेर क्षेत्र में तराइन जगह पे जो है ये प्रथम आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध कहलाते हैं। लेकिन ये तो द्वितीय आक्रमण होता है इसका भारत पे। ये कौन सा आक्रमण होता है दोस्तों? तो द्वितीय आक्रमण होता है इसका। और ये जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ इनकी युद्ध होती है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो ये प्रथम तराइन का युद्ध होता है, प्रथम तराइन का युद्ध, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है
और मोहम्मद गौरी की हार होती है। हालांकि यहाँ पृथ्वीराज चौहान अपने से तो युद्ध नहीं करते हैं, पृथ्वीराज चौहान का जो है सेना, क्योंकि ये जो है अजमेर क्षेत्र में तराइन जगह में जो इन्होंने मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, तो इस समय जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति थे वो सीमा क्षेत्र में ही से युद्ध करके गौरी को पराजित कर देते हैं और मोहम्मद गौरी जो यहाँ से वापस चले जाते हैं। मोहम्मद गौरी जो है वापस जाकर पुनः 1 साल बाद पूरी तैयारी के साथ, पूरा रणनीति के साथ भारत पर दोबारा आक्रमण करने आते हैं, जिसे हम लोग द्वितीय तराइन युद्ध कहते हैं। द्वितीय तराइन का युद्ध, ये द्वितीय तराइन युद्ध जो है 1192 ईस्वी में, दोस्तों कितना 1192 ईस्वी में करते हैं। 1192 ईस्वी में जो आक्रमण करते हैं, इसमें मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। हम लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान भी एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, इसे शब्दभेदी बाण चलाने की भी जो है ज्ञान प्राप्त थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। हालांकि यहाँ मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, यहाँ हारने का इसका एक रीजन हो जाता है, एक कारण हो जाता है कि इनकी लापरवाही। पहली बात कि जब पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी किए थे सीमा क्षेत्र में, तो इन्हें लगा कि पहला आक्रमण हमारे सेनापति जो है इन्हें हरा के भेज दिया, यानी कि हमारी सेनाओं ने इसे हरा दिया, तो हम तो इसे हरा ही देंगे। एक प्रकार से इसे जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा, जो इसका जो है सबसे बड़ा हार का सबसे बड़ा कारण बना। तो मोहम्मद गौरी जो है दोबारा गया और बहुत ज़्यादा तैयारी की, मेहनत की, उन्होंने अपने सैन्य व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। उसके बाद जो है इन्होंने पूरा रणनीति के साथ भारत पर दोबारा आक्रमण कर देता है, जिसे द्वितीय तराइन का युद्ध कहते हैं। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस युद्ध के बाद में ही भारत में मुस्लिम सत्ता की क्या हो जाती है, स्थापना होती है। जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ हार जाते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन होता है, ये बहुत लंबा कहानी है, हम शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि इसे हम आगे डिटेल्स करेंगे, इसे हम शॉर्ट में बताएंगे। पृथ्वीराज चौहान का यहाँ हार का वजह भी हो जाता है कि यहाँ भारत में उस समय जितने भी राजपूत वंश चलते थे, उसमें आपस में बहुत ज़्यादा टकराव होती थी, जिसके कारण जो है ये आपस में ही लड़ते रहते थे और अपना जो है क्षेत्रफल बढ़ाने की कोशिश करती थी। इसी का फायदा जो है मोहम्मद गौरी उठा लेते हैं। यहाँ कन्नौज क्षेत्र में गहरवाल वंश के एक शासक जयचंद रहते हैं। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है आपसी मतभेद होती है। उस मतभेद का कारण होता है जयचंद की पुत्री जो है होती है संयोगिता। इन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान को प्रेम पत्र लिखता है। प्रेम पत्र में क्या लिखती है कि इसकी जो संयोगिता की जो शादी हो रही थी, तो उसके मनपसंद वर से उसकी शादी नहीं होने के कारण जो है वो पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखती है, क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान से कहीं ना कहीं प्रेम करती है, इसीलिए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जो है प्रेम पत्र लिखती है। और पृथ्वीराज चौहान जो है इस कन्नौज क्षेत्र में आकर के क्या कहते हैं कि संयोगिता को उठा के लेके चले जाते हैं। तो जिसके कारण जो है जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव की संभावना बढ़ जाती है। तो मोहम्मद गौरी इसी टकराव का फायदा उठाते हैं और जो है आकर के जयचंद से मिल जाते हैं, और जयचंद के सहायता मिलने के बाद जो है गौरी क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके यहाँ से क्या कर देते हैं, बंदी बना देते हैं। ये हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की हार की वजह। तो इसी युद्ध के बाद जो है क्या होते हैं कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। मुस्लिम सत्ता की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। इससे पहले जितने भी शासक आए थे भारत, अरबों से जैसे आए थे, तुर्की से आए थे, अरबी आक्रमण किए, उसके बाद तुर्की में जैसे मोहम्मद गजनवी आक्रमण किए, तो इन लोगों का सिद्धांत ये नहीं था कि हम भारत में जो है अपना सत्ता स्थापित करें या फिर हम अपना इस्लाम धर्म की प्रचार करें, ऐसा कोई इसका ये नहीं था, और इसका ना ही क्षेत्र विस्तार करने की कोई उद्देश्य था। लेकिन मोहम्मद गौरी का ये उद्देश्य जो था, मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था कि मुस्लिम राज्य का स्थापना करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इनका मेन उद्देश्य यही था। और सब जितने भी इससे पहले जितने भी मुस्लिम शासक भारत में आक्रमण करते हैं, उसका ये उद्देश्य कतई नहीं रहता है कि हम भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करें या फिर अपने क्षेत्र विस्तार करें या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। लेकिन मोहम्मद गौरी का ये मेन उद्देश्य भी रहता है
और इनसे पहले जितने भी आए थे उनका उद्देश्य था कि भारत में लूटपाट करके जो है हमें धन को अपना ले जाके अपने क्षेत्र में अपने शासन व्यवस्था को मजबूत करना, ये भी उसकी रणनीति थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अब जो है चंदावड़ का युद्ध होता है। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे चंदावड़ का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में होता है। ये चंदावड़ का युद्ध जो होता है कब होता है दोस्तों? तो 1194 ईस्वी में होता है। 1194 ईस्वी में जो है ये युद्ध गौड़ी और जयचंद के बीच में होता है। अब पृथ्वीराज चौहान को गौड़ी जो है पराजित करके उसे बंदी बना लेते हैं, लेकिन जयचंद जो गौड़ी का साथ दिया था इस युद्ध में, तो मोहम्मद गौड़ी जो है अब क्या करते हैं, जयचंद पर आक्रमण कर देते हैं। कि जयचंद पर इसलिए आक्रमण करते हैं कि वो मोहम्मद गौड़ी सोचते हैं कि जब ये अपने देश के, अपने राज्य के पड़ोसी राज्य का जो है हो ना सका, उसके खिलाफ जो है षड्यंत्र रच सकता है, तो ये हो सकता है मेरे साथ भी कुछ कर दे, कुछ ऐसा ही कर दे। तो इसलिए जो है मोहम्मद गौड़ी सोचा कि इसे युद्ध करके जो है इसे हरा देने में ही फायदा है, इसे भी हटा देने में फायदा है, नहीं तो ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला जो है आदमी पर भरोसा करके हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो मोहम्मद गौड़ी जो है चंदावड़ का युद्ध में ये गढ़वाल वंश के जो शासक थे जयचंद, उसको जो है पराजित कर देते हैं। उसके बाद ये जो है कन्नौज क्षेत्र में गढ़वाल वंश का शासन चलता है। जयचंद जिसका शासक रहता है उस समय में। आइए नोट में पढ़ते हैं हम लोग। कन्नौज विजय के बाद गौड़ी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई तथा दूसरी ओर जो है अरबी भाषा में कनामा लिखी हुई थी। इन्होंने जो है विजय के बाद जो है कन्नौज क्षेत्र को विजय करने के बाद, यानी कि मोहम्मद गौड़ी जो है जयचंद को हराने के बाद जो है क्या किए, एक सिक्के जारी करते हैं जिसमें जो है देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी ओर जो है अरबी भाषा में कनामा लिखी हुई थी। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं हम लोग गौड़ी का अंतिम बार भारत में आक्रमण। अब गौड़ी का जो है अंतिम बार आक्रमण जो होता है, ये देखिए, गौड़ी का जो है अंतिम बार आक्रमण भारत में होता है 1205 ईस्वी में। 1205 ईस्वी में होता है। ये 1205 ईस्वी में अंतिम बार आया और जो है ये खक्खर प्रजाति को जीतते हुए आते हैं। ये किसे जीतते हुए आते हैं? तो खक्खर प्रजाति को जीतते हुए, क्योंकि इस रास्ते में खक्खर प्रजाति से युद्ध करना पड़ जाता है और खक्खर प्रजाति को जो है इन्होंने जीत कर आगे आते हैं और ये भारत में 1205 ईस्वी में आखिरी बार आते हैं और जीतते हुए आए। उसके बाद 1206 ईस्वी में इन्होंने क्या करते हैं कि वापस जाने के क्रम में मोहम्मद गौड़ी 1206 ईस्वी में जब वापस जा रहे थे, उसी वापस जाने के क्रम में ये खक्खर प्रजाति जो थे, ये खक्खर प्रजाति पहले से तैयार थे किनसे युद्ध करने के लिए? तो मोहम्मद गौड़ी से युद्ध करने के लिए, क्योंकि मोहम्मद गौड़ी जो है खक्खर प्रजातियों को जो है जीत कर भारत आए थे, तो उस समय जो है खक्खर प्रजातियों का बहुत सारा नुकसान हुआ था। इनकी बहुत सारे जान माल की क्षति हुई थी। इसी का जो है बदला लेने के लिए इन्होंने जो है पहले से तैयार बैठे थे अपने क्षेत्र में और मोहम्मद गौड़ी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौड़ी जो है ये जो है वापस लौटते हैं और वापस लौटने के क्रम में जो है मोहम्मद गौड़ी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में होती है। कब होती है दोस्तों? तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को होती है। ये 15 मार्च 1206 ईस्वी को जो है खक्खर प्रजातियों के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। जब मोहम्मद गौड़ी वापस जा रहे थे तो वो जो है भारत में अपना शासन व्यवस्था जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दे देते हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दे करके जाते हैं। तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे कौन थे? तो मोहम्मद गौड़ी के जो थे दास थे। कौन थे दोस्तों? तो मोहम्मद गौड़ी के दास थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो मोहम्मद गौड़ी के दास थे। और यहीं से जो है दास वंश या गुलाम वंश की क्या हो जाती है? स्थापना होती है और 1206 ईस्वी से इसका जो है शासन स्टार्ट होता है। तो ये शासन जो है कहाँ से करते हैं? तो लाहौर से शासन करते हैं। लाहौर क्षेत्र से जो है ये लाहौर क्षेत्र से शासन करते हैं।
तो यहाँ हम लोग देख लिए हैं कि इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन आता है और धीरे धीरे ये भारत में गुलाम वंश का क्या कहते हैं स्थापना करते हैं, और ये गुलाम बनकर ही शासन करते हैं, ना ही राजा बनकर शासन करते हैं। ये जो है एक गुलाम बनकर के भारत में शासन करते हैं। तो ये था मोहम्मद गौरी के बारे में, और इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ जो पढ़े पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत बड़ा कहानी है, हम लोग आगे जब राजपूत वंश का डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ एक बार हम जरूर चर्चा करेंगे, इस घटना का एक बार चर्चा करेंगे और वहाँ इसका डिटेल्स और अच्छा से देंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट से देखते रहिए, और हमारे जितना भी नया नया वीडियो अपलोड किया जाता है उसको देखिए। इसका इम्पोर्टेंट घटना जो हम बताएंगे उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए और बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आप लोग जो है इस पूरे वीडियो को जो है पुश करके आप जो है इनको उतार लीजिए, ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है। आपके जो है जितने भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसको बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें जो है हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही लिखे हैं। इसमें जो है कोई भी तरह का झोल झाल हम नहीं किए हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखे हैं। आप लोग इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए और अच्छी से पढ़िए। आपको जो है ये बड़े एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे आपको बताए हैं कि BPSC, UPSC और जो है हमारे बिहार के बिहार SI का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी भाइयों को जो है हम रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो जो है इस वीडियो को जरूर देखें और जो है अच्छे से इसे पढ़े और इसको उतार लें, एक बार ज़रूर उतार लें। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों यहीं तक ये चैप्टर हमारी समाप्त होती है। इसके साथ ही हम इस टॉपिक को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब कीजिए।